वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पहले वीडियो तक मैंने आपको संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन पढ़ाया था और उसके बाद कुछ एक नोट आपको पढ़ाए थे, सवाल पढ़ाए थे आपको। क्लियर? कुछ एक सवाल हो गए थे, बचे कुछ सवाल जो है मैं कराने जा रहा हूँ। सवालों की इस कड़ी में अगला सवाल जो हम लोगों के पास है उसमें कह रहा है कि चित्र में ऐसे 4 संधारित्र दिए गए हैं। कितने संधारित्र दिए गए हैं? एक ये है, एक ये है, दो तो ये हो गए, तीसरा ये है और चौथा ये है। इस बिंदु को उसने नाम दिया है ए, इस बिंदु को उसने नाम दिया है बी। कह रहा है पहला संधारित्र ये जो है इसकी धारिता 4 माइक्रोफैराड है, इसकी धारिता भी 4 माइक्रोफैराड है, इसकी धारिता कह रहा है 8 माइक्रोफैराड और इसकी धारिता भी कह रहा है 8 माइक्रोफैराड। तो कह रहा है ए और बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करो, ये उसका प्रश्न है। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आप मुझे ये बताओ, ये जो चित्र आपको नजर आ रहा है इसमें ये दो संधारित्र आपको कैसे नजर आ रहे हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है क्या? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इन दोनों की निकाल लेते हैं पहले। तो इन दोनों की तुल्य धारिता जब हम निकालेंगे तो ये हो गया हमारा C बराबर C1 प्लस C2। C1 हमारा 4 है, C2 भी 4 है, 4 प्लस 4 8 माइक्रोफैराड। क्लियर? यानी ये दोनों जब समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो इन दोनों को मिलाकर जो तुल्य धारिता आएगी वो काय के बराबर आएगी? 8 माइक्रोफैराड। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिलजुल के 8 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की तरह व्यवहार करेंगे। तो मैं इस चित्र को फोड़ रहा हूं ऐसे, गौर से देखिएगा। ए ए, अब इन दोनों को हटा के मैंने ये लगा दिया एक, कितने का? 8 का। बोलो भैया, जो बोला आपको समझ में आया? C बराबर 8 माइक्रोफैराड, C बराबर 8 माइक्रोफैराड। क्लियर है? बच्चे कुछ दो और जोड़ दो, ये बचा है और ये बचा है। सही जा रहा हूं मैं? ये बिंदु भी है। C3 भी आपका 8 माइक्रोफैराड था और C4 भी आपका 8 माइक्रोफैराड। यहां तक क्लियर है? अब ये तीनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र क्या है? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, अब आप गौर से देखिएगा, बराबर 1/C1, C1 की जगह क्या है? C प्लस 1/C2, C2 की जगह क्या है? C3, इसका मान भी 8 ही है, मानता हूं, प्लस 1/C4। समझ में आई बात सभी को? बराबर यहां क्या लिखूं? 1/CS। S क्यों लिखूं? श्रेणी क्रम में लिख सकते हैं, 100% करेक्ट है। मैं एक और नया अंदाज बताऊं, अब CS तो आप सीख गए, राइट? ऐसे लिखूं, C डैश भी लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। जो मैंने ये तरीका लिखा, ये भी तरीका आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इन तीनों को मिलाकर जो तुल्य धारिता आएगी वो A और B के बीच की है। कहानी समझ में आई? चलो आ जाओ। तो 1/CAB बराबर 1/CAB बराबर 1/C की जगह 8, सब 8 के हैं, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? तो 1/CAB बराबर 1/8 1/8 1/8, 3 बार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? लिख दो डायरेक्ट 3/8, या LCM लघुत्तम भी 8 आ गया तो ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 है ना, कर दो डायरेक्ट। तो डायरेक्ट को कचुत्तोपना चला रहा हूं यहाँ। क्लियर है? समझ गए? ये 1/CAB आया, मुझे CAB चाहिए, क्या करूं? पलट दूं तो CAB बराबर कितना हो जाएगा आपका? 8/3 माइक्रोफैराड। ये आंसर आ गया आपका। और आगे करना है तो 8 में 3 का भाग दे दो तो कितना? 2.67 लिख दोगे। भाग दे के बताऊं मैं? कौ तो दे देता हूं। हाँ, जो कोई यस सर वारो कनपटी लहरा जाएगी। यस सर, नोट इट डाउन।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को अगला सवाल दिया गया है, उसमें चित्र दिया हुआ है, ये पूरा चित्र दिया हुआ है और चित्र में मुझसे बोल रहा है ए और बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करो। करूं शुरुआत? रेडी? चलो, तो ये जो संधारित्र हमको दिए गए हैं, क्या ये श्रेणी क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में होते तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे होते, ऐसे करके। इन दो वन के बीच में जो पिंचोला सा लग रहा है, बोलो भैया, इन दो वन के बीच में जो पिंचोला अटक रहा है, अटक रहा हो कि ना अटक रहा हो? बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? तो यहां पर फिर गड़बड़ पैदा हो जाती है, फिर दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? तो जहां पे का आएगा वो है दिक्कत सी आ गई है, आ गई है कि ना नहीं आ गई? आ गई है। तो इस दिक्कत को दूर करने का निराकरण, क्या दूर करने का निराकरण, आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लिसन, वैसे तो आप लोगों के एग्जाम में बहुत सिंपल से आते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और कहीं भी इस टाइप की असुविधा आपको हो जाए, समझ में नहीं आ रहा है कि श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है, राइट, तो जो तरीका बता रहा हूँ उसको अपना लेना, इससे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दिक्कत तो गई, तेल लेने पहले मुझे ये बताओ, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पे काय का मान समान रहता था? आवेश का। और समांतर क्रम संयोजन में विभव का। सही बोल रहा? चलो, मेरे पास 5 रुपया है, तुम्हारे पास 0 रुपया है, तो रुपयांतर कितना है? 5, क्योंकि 5 आपके पास 0 है, अंतर निकालूंगा तो 5 माइनस 0 यानी कि 5 आएगा। बोलो भैया, चलो अच्छी बात है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये दो सिरे दे गए, ए और बी सिरे दिख रहे हैं आपको सभी को? तो ए और बी सिरे जो दिख रहे हैं, इस सिरे को उठा के मैंने यहां से उठा के कैसे जोड़ दिया? पृथ्वी से। कैसे जोड़ दिया? सॉरी गलत बोल गया, बैटरी से जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? बैटरी से। ये धनात्मक सिरा होता है बैटरी का, ये ऋणात्मक सिरा होता है। ये धनात्मक विभव पे इसे V वोल्ट बोल दिया मैंने, और जो ऋणात्मक सिरा है उसे 0 बोल दिया। क्या बोल दिया? 0। अब जब तक ये तार खींच रहा है ना, जहां जहां तक ये तार जा रहा है वहां पर विभव V वोल्ट ही होगा। ध्यान रखना, बीच में ये संधारित्र पंधारित्र टाइप चीज अड़नी नहीं चाहिए। क्लियर? अब देखो भाई, यहां से मैं आया तो ये विभव आया यहां तक, तो यहाँ विभव V है। बोलो भैया, ये तार यहां तक आ गया तो यहाँ पे विभव V रहेगा। बोलो, अब ये यहां से यूं चला गया है तो इधर भी विभव V। बोलो, सही जा रहा हूं मैं? अच्छा, अब आ गए अपन इधर, तो यहाँ भी विभव V। अब आगे नहीं जा पाएंगे, यहाँ पर भी विभव V। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से ये विभव आया यहाँ से, तो ये यहाँ पे यहाँ मिल रहा है, विभव V बोल दो इसे। किसी को कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है? चलो, अब बात आती है 0 पे। ये 0 विभव है, 0 वोल्ट। आ जाओ, यहां से यहां आ गया, कितना है? 0। ये इससे 0। बोलो भैया, कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है? अब ये 0 यहां से आया तो यहां विभव कितना? 0। तो यहां भी 0 और यहां भी 0। बोलो भैया, अब आप बताओ, संधारित्र की इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है? V वोल्ट। बोलो भैया, V। समझ गए? तीनों के बीच विभवांतर V वोल्ट है, यानी तीनों पे विभवांतर कैसा है? और विभवांतर समान है जाको मतलब, समझ गए? कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? हाँ, चूंकि तीनों संधारित्र विभव समान आ रहा है, इसका मतलब तीनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। इसको मैंने मान लिया ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। अब बताओ, तुल्य धारिता का सूत्र क्या लगा दूं? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। स्टेप समझ में आया आपको? C1 भी 5 हो गया, C2 भी 5 हो गया, C3 भी 5 हो गया। 5 5 5 15 माइक्रोफैराड। बोलो भैया, बात समझ में आई सभी को? कोई दिक्कत? नोट डाउन कर लें इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको अगला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें है, आवेश चालक की ऊर्जा से आप क्या समझते हैं तथा इसके लिए आवश्यक व्यंजक स्थापित कीजिए। मिला सभी को?
इस पे क्रॉस मार देना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पर मैंने इसे हटवाया इसलिए नहीं है क्योंकि ठीक है, लेकिन कल को अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करेंगे तो आपको ये हेल्प करेगा। बात समझ में आ रही है? 12th के सिलेबस का जहाँ तक सवाल है तो उसमें ये हटा दिया गया है पिछले 1-2 साल से। क्लियर? समझ पा रहे? कोरोना के बाद जो गाइडलाइन आई थी उस हिसाब के ये हट गया है हमारे सिलेबस से। क्लियर? तो आवेशी चालक की ऊर्जा हम लोग के सिलेबस में नहीं है। इसके जस्ट बाद उसी पे आधारित 2 नोट दिए गए हैं और एक सवाल दिया गया है। क्लियर? उड़ा दो पूरा, अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई बंदा अपनी नॉलेज के लिए सूत्र याद रखना चाहे तो सूत्र याद रख सकता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सूत्र जो है W बराबर U बराबर हाफ QV बराबर हाफ CV स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये सूत्र है। सूत्र कोई नई तोप नहीं है। जैसे U बराबर हाफ QV है तो इसी से आ गया है दूसरा, क्योंकि बचपन में हमने पढ़ा था Q बराबर CV। बोलो भैया, Q की जगह अगर मैं यहाँ CV रख दूंगा और CV का गुणा V से करूंगा तो क्या हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर। आ गया ये? समझ पा रहे? सब आए एक दूसरे से ही हैं। U बराबर हाफ C, V की जगह तो V का मान निकाल दिया, C को नीचे ले आऊंगा तो Q अपॉन C हो जाएगा। V बराबर V की जगह Q अपॉन C रखूंगा और V का स्क्वायर है तो Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, C से स्क्वायर कट गया तो Q स्क्वायर अपॉन 2C। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? पर अपने को नहीं जानना है क्योंकि अपने सिलेबस में अब रहा नहीं। आगे बढ़ जाऊं। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है। समझ गए ना क्या क्या हटाना है? मैं फिर से बोल देता हूं एक बार। आवेशी चालक की ऊर्जा है ना, आवेशी चालक की ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ये पूरा हटाना है। इसके बाद 2 नोट दिए गए हैं आपको और एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न में सवाल दिया है आपको, एक चालक को 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर, राइट? ये सब इसी पे बेस्ड है। क्लियर? हटा दिया ये? है नहीं है? अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अगला नहीं है तो इसके बाद आपके पास सीधा ये होगा प्रश्न, परावैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं। चलो ठीक है, तो देख, अच्छा ये चीजें है ही नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ तो मैंने हटा दिया होगा सवाल वगैरह। परावैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं समझाइए। अगला प्रश्न हम लोग के सामने यही है। क्लियर? परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। क्लियर? उनके अंदर से विद्युत गुजर के नहीं जाती है, लेकिन फिर भी ये वो विद्युत के प्रभाव को दर्शाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब मैंने चित्त भी अपनी कर दी, पट्ट भी अपनी कर दी, समझ नहीं आई एकदम से। सही बोल रहा हूँ? फिर से बोल रहा हूँ, परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर से विद्युत का प्रवाह नहीं होता, लेकिन फिर भी वो विद्युत का प्रभाव दर्शाते हैं। मतलब विद्युत उनके अंदर से बह के नहीं जाती, लेकिन वो विद्युत के प्रभाव को दर्शा देते हैं। परावैद्युत पदार्थ को अगर मैं बोलूं तो एक प्रकार के कुचालक पदार्थ है। क्लियर? कागज, तेल, मोम, है ना, तो ये सब क्या है? एक प्रकार के कुचालक पदार्थ है। अब हमें मालूम है कुचालक पदार्थों के अंदर विद्युत प्रवाह नहीं होती, इसी प्रकार परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं उनके अंदर से विद्युत का प्रवाह नहीं होता, लेकिन फिर भी वो विद्युत के प्रभाव को दर्शाते हैं। तो कैसे दर्शाते हैं उसको समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। लाइब्रेरियन समझते हो? हाँ, लाइब्रेरी में जो बंदा बैठा होता है जिसका काम पुस्तकों को बदल बदल के देने का होता है, बोलो भैया। अच्छा, लाइब्रेरियन क्या करता है भैया? कोई बंदा आया, उसको किताब दे दी और जो किताब आई है वापस उसको उठा के रैक में लगा देता है। किताब उसने ली, अपनी चांद पे रखी। किताब क्या है? ज्ञान का भंडार। उस ज्ञान के भंडार को अपनी चांद से लेके जा रहा है, चांद पे रख के, और उसने उसे रैक में लगा दिया। समझना मेरी बात को। लेकिन क्या वो ज्ञान, अब वो ज्ञान तो है उसकी चांद पे, लेकिन क्या वो ज्ञान उसके शरीर से होकर बह रहा है? नहीं बह रहा। वो केवल, समझ गए ना मेरी बात को, ज्ञान उठाया और उठा के ऐसे पटक दिया। समझ पा रहे? इसी तरीके से परावैद्युत पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनके स्वयं के अंदर से विद्युत का प्रवाह नहीं होता, लेकिन उन पे आवेश आ जाता है। याद करो, घर्षण विद्युत पढ़ी थी चैप्टर 1 में, स्टार्टिंग में। बोलो, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ, तो ये क्या है? परावैद्युत पदार्थ है। तो इनको क्या है? इनके अंदर विद्युत प्रवाह नहीं होती थी, लेकिन आवेश आ जाता था इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ऐसे पदार्थों को हम लोग कौन से पदार्थ बोलते हैं? परावैद्युत पदार्थ। क्लियर है? नहीं है, इसमें विद्युत बहेगी नहीं, पर इनके पृष्ठ पर आवेश आ जाएगा।
बात समझ में आ रही है, लेकिन वो आवेश बहेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? ऐसे पदार्थों को हम लोग कौन से पदार्थ बोलते हैं? परावैद्युत पदार्थ। समझ पा रहे हैं? क्लियर? किसी ने पूछ लिया परावैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं, समझाइए तो बता पाएंगे। वे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। क्लियर? प्रवाह नहीं होता लेकिन विद्युत के प्रभाव को वो दर्शाते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। पहले इतना पढ़ लो फिर आगे की बात करूंगा। उम्मीद करता हूं परावैद्युत पदार्थ सभी का हो गया, राइट? अब वो अगला प्रश्न मुझसे कह रहा है, माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं? क्या माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं? पहले आप बताओ, माध्यम के परावैद्युतांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे करते हैं? आपको याद है चैप्टर 1 में मैंने कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम पढ़ाया था। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम के जब सूत्र की स्थापना करी थी तो बीच में एक स्टेप आया था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आया था। फिर इसके बाद हमने इस सूत्र में यहाँ पर लिखा था F बराबर 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह हमने रखा था एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0 K, तो एप्सिलॉन की जगह आपने एप्सिलॉन 0 K रखा था, और फिर फाइनली आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसा ही था, सही बोल रहा हूँ? बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? हेलो हेलो, ठीक है, जैसा भी है, आवाज आ रही है प्रॉपर? तो यहां तक बात समझ में आई? आपने एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन 0 K रखा था। मैं बात कर रहा हूं इसी की, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 K। एप्सिलॉन 0 को नीचे ले आऊंगा तो K बराबर क्या हो जाएगा? K बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बताया था? इसी से आ गया है, ये हमें पहले से याद है, इसी से आ गया है। एप्सिलॉन जब वहां पढ़ा था हमने तो एप्सिलॉन के बारे में जाना था, एप्सिलॉन को हम लोग बोलते थे निरपेक्ष विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे अक्षर K से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? कुछ लोग इसे K की बजाय ये भी लिख देते हैं, तो आप डर मत जाना। क्लियर? ओके, K को हम लोग एप्सिलॉन R से भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूं आपसे, लेकिन किसी ने पूछा माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो सिंपल उसे बोलना है, निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे अक्षर K से प्रदर्शित करते हैं। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इतना लिख पाएंगे हम लोग पेपर में? चैप्टर 1 में पढ़ा चुका हूँ। सीन क्लियर है? बाकी का K को एप्सिलॉन R भी बोलते हैं। एप्सिलॉन R को, K को माध्यम का जैसे परावैद्युतांक आप बोलते हो ना, इसी तरीके से इसको एक नाम और दिया जाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। अभी सब लिखाऊंगा आपको, फिलहाल पहले आप परिभाषा पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। इसमें यहां पर लिख लेना आप लोग, यहां K बराबर एप्सिलॉन 0 बराबर एप्सिलॉन R बराबर है ना, यहाँ K बराबर एप्सिलॉन R बराबर माध्यम का परावैद्युतांक तो आप जानते ही हो, फिर बराबर करके लिख लेना आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्लियर? अच्छा, लिखा हुआ है? ओ माय गॉड, वीआईपी काम है सारे हैं। ठीक है, तो फिर लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाओ। अगला प्रश्न, परावैद्युत के प्रकार बताइए। सुने भैया, इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, परावैद्युत के प्रकार बताइए। भैया परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत और दूसरे होते हैं अध्रुवीय परावैद्युत। तो परावैद्युत के तेल लेने, पहले मुझे ये बताओ, ये मैंने क्या बनाया है? विद्युत द्विध्रुव बनाया है। मुझे बता सकते हो द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी? सिर्री बता देगा? मुझे ये बताओ द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है? सब चैप्टर 1 में पढ़ा चुका हूं, दिमाग का दही नहीं करना। ठीक है भैया? अच्छा, एक बात बताओ मुझे,
ये बिंदु और ये बिंदु संपाती है? नहीं है, संपाती नहीं है। कौन सा कह रहे हो संपाती नाने? कौन सा कह रहे हो जी संपाती नाने? ठीक है, झुंड में आ गए तुम तो, हैं सही कह रहे हो आप। संपाती, संपाती कब होते? अच्छा, एक के ऊपर एक होते तो ये संपाती होते। और अगर जो संपाती होते, एक के ऊपर एक होते, तो 12 कितने गए जाते? बोलो ना पर रहो, कितने गए जाते? 12। अगर जे जई के ऊपर धरो हो तो फिर ये 12 को मान 0 है जातो। और जो 12 0 है जातो तो द्विध्रुवा गुण है जातो कि नहीं है जातो? कब 0 है जातो? अच्छा, जब संपाती होंगे तो 0 है जाओ, और संपाती नहीं होंगे तो नहीं होगा। सिकर भाई सो क्लियर? संपाती होंगे तो द्विध्रुवा गुण 0 हो जाएगा। समझ में आता है? आपने बोला है, मैंने नहीं बोला। संपाती हो जाएंगे कौन? धनावेश और ऋणावेश। जे अगर संपाती है गए तो द्विध्रुवा गुण 0, और संपाती ना ने तो नहीं होगा। सच कह दे, का नहीं होगा? द्विध्रुवा गुण 0 नहीं होगा है। दो आवेश एक के ऊपर एक नहीं होंगे, बिन के बीच कछु न कछु दूरी होगी। होगी या नहीं होगी? जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? अच्छी बात है, बड़े समझदार बच्चा हो। अइयो बच्चा, जे कछु याद है का कहते हैं जाते? सिर्री बता देगो। जा में अगर धनावेश होगा तो कितना जाओ? ऐसे जातो है। अच्छा, बल लगन लगा तो हो जा पे का कितने लगत हुए क्यों? और ऋणावेश होता होगा तो कितना जातो हो? ऐसे बोलो, जब पे बल लगा तो होगा कितने? अच्छा, क्यों ही माइनस से दिशा पता चल जाती है विपरीत, है ना? ये सब जानते हो, हैं बड़े जानकार हो। तो आओ तुम्हें बाहरों में ले चले। दो प्रकार के परावैद्युत पदार्थ होते हैं। एक होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत, का कही मैंने लाला? ध्रुवीय परावैद्युत। और दूसरे होते हैं अध्रुवीय परावैद्युत। चुप है जाओ, बतराओ मत। अध्रुवीय परावैद्युत। मैंने सुना है कोई भी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, ऐसी सुनी है मैंने। तुमने पढ़ी कब? बचपन में नैनी नैनी नहीं पढ़ाया था, हुई का तुम्हें? सुना है परमाणु सदैव, अच्छा ये भी पढ़ा है, परमाणु सदैव विद्युत उदासीन होता है। क्यों क्यों होता है उदासीन? हाँ, ऋण और धन दोनों होंगे तो उदासीन हो जाएगा, है? हाँ, क्या ऋण और धन होंगे तो होंगे, लेकिन दो संख्या में बराबर होंगे, तभी तो एक दूसरे पटम कर पाएंगे। परमाणु सदैव विद्युत उदासीन होता है। परावैद्युत पदार्थ, पदार्थ है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु है तो उसमें धनावेश और ऋणावेश भी होंगे, और जितने धन उतने ही ऋण, तो जाको मतलब परावैद्युत पदार्थ सदैव विद्युत उदासीन होता है, चाहे वो ध्रुवीय परावैद्युत होए चाहे अध्रुवीय परा। कैसो परावैद्युत होए, क्योंकि जिते धन बीते गई ऋण, कहानी पटम खत्म। क्लियर? परमाणु सदैव कैसा हो जाएगा? विद्युत उदासीन। यानी परावैद्युत किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो ध्रुवीय परावैद्युत हो चाहे वो अध्रुवीय परावैद्युत हो। क्लियर? समझ पा रहे हैं? ये सदैव विद्युत उदासीन होते हैं। क्लियर? क्योंकि उनके अंदर जितने धन उतने ऋण होते हैं। जो बोल रहा हूं आपको बात समझ में आ रही है? अब आप ही बताना है यार, मैंने तो बहुत बता दिया। अब आपको हम बात कर रहे हैं ध्रुवीय परावैद्युत। दो प्रकार के परावैद्युत होते हैं, एक ध्रुवीय परावैद्युत, एक अध्रुवीय परावैद्युत। द्विध्रुवा गुण 0 कब आया था? है? हाँ, जब संपाती हो, जे एक के ऊपर एक आ जाएंगे तो 12 0 है जाओ, तो द्विध्रुवा गुण 0 है जाओ। और अगर जे संपाती नहीं भाई, इनके बीच में कछु दूरी भाई तई, अच्छा तो द्विध्रुवा गुण 0 नहीं होगा, है? हाँ, शाबाश बच्चा, तो अच्छे हो। तो सुनना सब लोग ध्यान से, जितना भी मैंने बताया उसी के साथ ये चैप्टर अब खत्म हो जाएगा। अब ज्यादा बचा नहीं है, खत्म कहानी। तो दो प्रकार के परावैद्युत होते हैं, एक होता है ध्रुवीय परावैद्युत और दूसरा होता है अध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय, देखो भाई सीधी सी बात है, हर, पहले आप मुझे बताओ, केंद्र समझते हो? द्रव्यमान केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र समझते हो क्या? जैसे मैं बोलूं
मैं बोलूं जैसे ये रजिस्टर है, किसी का रह गया था क्या कल यहाँ पे? नहीं है, ठीक है, हमारा ही है वैसे। लिसन, ये मैं बोलू जाऊंगा या पे टेकाऊ, टिकाई लेगे, तो उंगली यहां पर टच करोगे, यहां टच करोगे, तो ये वो बिंदु हो गया जहां पर इस वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है। मैं बोलूं यहां पर उंगली टच करो या यहां टच करो तो टिक पावेगा रजिस्टर, यहीं टिक पावेगा, तो ये क्या है, इसका द्रव्यमान केंद्र। जो बोला समझ में आया? हर परमाणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश होते हैं, तो हर धनावेशों का भी एक केंद्र होगा और ऋणावेशों का भी एक केंद्र होगा। तो फिर सुनो, दो प्रकार के परावैद्युत होते हैं, एक ध्रुवीय परावैद्युत, एक अध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं होता है। क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र संपाती नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। जैसे कि H2O, NH3, ये सब ध्रुवीय परावैद्युत हैं। अब संपाती नहीं है, धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेशों का द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में उनका द्विध्रुवागुण शून्य होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। और अध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेशों का द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के संपाती होता है, और संपाती हो जाएगा तो उनका द्विध्रुवागुण कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? मैं शॉर्ट एंड स्वीट फिर से बोल रहा हूं, किसी ने पूछा परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं उसे बोलूंगा परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। क्लियर? एक ध्रुवीय परावैद्युत, एक अध्रुवीय परावैद्युत। नंबर एक, ध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र ऋणावेशों के द्रव्यमान केंद्र के संपाती नहीं होता है, इन्हें ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। क्लियर है? इनका द्विध्रुवागुण शून्य नहीं होगा। क्लियर? उदाहरण हो गए H2O, NH3। क्लियर? नंबर दो, अध्रुवीय परावैद्युत। अध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनमें धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेशों का द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के संपाती होता है। क्लियर है? अतः इनका द्विध्रुवागुण शून्य होता है। क्लियर है? इसके उदाहरण है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, H2, N2। क्लियर? पढ़ लो, समझ जाओगे आप लोग। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं? क्या परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं? ध्रुवण गई तेल लेने, पहले मुझे बताओ तुम्हें ते आऊ, सोच समझ के जवाब देना। क्या जवाब दोगे? लिसन, ध्यान से सुनना, परावैद्युत ध्रुवण पे ही आओ तुम। लाओ, परावैद्युत ध्रुवण की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको दो प्रकार के परावैद्युत बताए। कौन कौन से? ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है, तो इस ध्रुवण को समझने के लिए थोड़ी सी कुछ एक कहानी और समझ लो यार। मुझे एक बात बताओ, ये एक वस्तु है, कुत्ता है, कुत्ता यहां धरो है, कुत्ता जनते चलो वो चालू वो 5 मीटर चलो, फिर जनते झे आएगो 10 मीटर, फिर चलो 5 मीटर, और फिर चलो 10 मीटर। ठीक है, दिख रहा हो सेकंड? कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? हैं? कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 5 और 10 15 और 5 20 और 10 30। 30 कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी 30 मीटर है। विस्थापन कितना है कुत्ते का? 0। विस्थापन सदिश राशि है? तो इसका विस्थापन कितना है? 0। क्योंकि कुत्ता, विस्थापन हमने पढ़ा था 11th में, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु यही है, और कुत्ता यहीं पे आके है ना, खत्म ना हो, रुक गया है। क्लियर? कुत्ता खत्म ना हो, रुक गया है, तो जहां से शुरू हुआ वहीं आके रुक गया, खत्म नहीं हुआ, तो यहाँ विस्थापन कितना हो गया? 0। यस और नो? समझ में आ रही बात? ये क्या है? बंद आकृति है, क्लोज्ड लूप बनना है, बोलो भैया, बंद वक्र बनना है, तो इस स्थिति में हमेशा इसका मान कितना होगा? 0। क्लियर? चलो अच्छी बात है। सुना है द्विध्रुवागुण सदिश राशि है? द्विध्रुवागुण सदिश राशि है, मान के चलो ऐसे द्विध्रुव रखे हैं यूं, समझना मेरी बात को, -q + q, एक द्विध्रुव यूं धरो है,
एक द्विध्रुव न्योध्रुव है माइनस क्यू प्लस क्यू, एक द्विध्रुव न्योध्रुव है माइनस क्यू प्लस क्यू, और एक द्विध्रुव न्योध्रुव है माइनस क्यू प्लस क्यू। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस द्विध्रुव की बात करूं तो दिशा ऐसे हो गई, इसकी बात करूं तो ऐसे हो गई, इसकी करूं तो ऐसे हो गई, और इसकी करूं तो ऐसे हो गई। तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो गया? शून्य, क्योंकि ये कैसी आकृति बन गई? बंद आकृति बन गई। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर है? जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? चलो भाड़ में जान दो, इतने का समझना। चलो, परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं ये समझाइए। तो आओ परावैद्युत ध्रुवण समझते हैं क्या होता है। बताओ ये मैंने क्या बनाया है? एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। जहां में मैंने बढ़िया दद्दो फर्स्ट क्लास, कोई दो प्रकार के परावैद्युत पदार्थ होते हैं, एक होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत, है ना, ध्रुवीय परावैद्युत, और दूसरे अध्रुवीय परावैद्युत। दोगुन को खेल कर रहा हूं, एक ही शॉट में देखना, ठीक है। अध्रुवीय परावैद्युत, जो भी करना है आपने ही करना है, मैंने तो कर दिया जो करना था। इधर ध्रुवीय परावैद्युत का खेल करूंगा, इधर अध्रुवीय परावैद्युत का करूंगा, ठीक है। तैयार? मैंने जहां में कोई ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ रख दिया, ये मैंने कोई ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ रख दिया। अब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में छोटे छोटे अणु होंगे, परमाणु होंगे। बोलो भैया, है? बोलो भैया, परमाणु का धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र संपाती होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। तो इनके बीच में कुछ न कुछ दूरी होगी, होगी नहीं होगी? जब भैया मैंने दद्दो जामे ऐसे जी एक ध्रुवीय परावैद्युत का परमाणु मैंने ये रख दिया, ऐसे ही मैंने एक जे दद्दो, नहीं आई मेरी बात में, एक मैंने जे दद्दो। बोलो भैया, मैं इनके बीच कुछ दूरी दिखा रहा हूं, तो क्यों दिखा रहा हूं? इतनी बात समझ में आई आपको? क्यों दिखा रहा हूं बताओ? क्योंकि ध्रुवीय परावैद्युत है तो संपाती नहीं होते, धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र ऋणावेशों का द्रव्यमान। बोलो भैया, हमारे कुछ दूरी दे रहा हूं। अब भैया ये ध्रुवीय परावैद्युत मैंने दद्दो विद्युत क्षेत्र में, क्या मैं दद्दो विद्युत क्षेत्र में दद्दो, तो जिनमें जितने को धनावेश है, बिन पे क्या लगेगा? बल लगेगा। कौन सी लंग लगेगा? ऐसे लगेगा, न्यो लगेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में ऋणावेशन पे बल कितना लगेगा? जालंग लग। जब जैसे इस वाले को ले लो, धन पे बल जालंग लगेगा, ऋण पे बल जालंग लगेगा, तो ये घूमन लगेगा। कैसे घूमेगा? न्यो घूमेगा कि न्यो घूमेगा? न्यो घूमेगा। तो ये कछु देर के बाद न्यो सेट है जाएंगे। देखो ये मैंने ध्रुवीय परावैद्युत दद्दो, तो जा में जी न्यो सेट है जाएंगे। नहीं आई बात समझ? सेकंड में धन ऋण धन ऋण धन ऋण, समझ में ही नहीं आई होगी, समझ में ना नहीं आई भाई समझ। तो मुझे बताओ, जा में सेकंड में मैंने धन जालंग क्यों बना हुआ है? क्योंकि धन पे बल उधर लग रहा है और ऋण पे विपरीत तंत ही ना पर रहो परिगो पद बज्जे ही परावैद्युत का ध्रुवण है। आयो जागो तुम करियो, जागो तुम करियो, ठीक है। जा में मैंने कहा दद्दो जी अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब मैंने पढ़ो है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेशों का द्रव्यमान केंद्र संपाती होता है। तो जैसे जे एक धनावेश है जही पे ऋणावेश डटो है। बोलो एक के ऊपर एक डटे, डटे ना डटे? ऐसे बहुत सारे परमाणु है कि दो चार ही होंगे? मतलब जई में धन है और जई के ऊपर ऋण डटो है ना। और जो भाई साहब उठाए के मैंने इन्हें दद्दो, नहीं यही बात समझ में? बोले भैया, जैसे ही मैंने ऐसे दद्दो विद्युत क्षेत्र में धरे, विद्युत क्षेत्र में जब धरा मैंने अध्रुवीय परावैद्युत, तो जितने भी धनावेश होंगे उन पे बल किधर लगेगा? ऋणावेश पे बल किधर लगेगा? डिजाइन कैसे बन जाओ? ऐसे बन जाओ नहीं है। बात समझ में आ रही है सभी को? ऐसा लग रहा है जितना सब वही है जो पढ़ो पढ़ाओ है, तो उतना करके आता बच्चा। क्लियर है? क्लियर है? तो ये ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत का क्या हो गया? ध्रुवण। क्लियर? क्लियर? परावैद्युत का ध्रुवण समझ में आया क्या होता है? भाषा पढ़ लो प्रसन्न मन से, अच्छा लगेगा आपको। तो परावैद्युत ध्रुवण कल अच्छे से पढ़ के आना इसको अच्छे से। कल हम लोग इस चैप्टर का विनाश करेंगे यानी खत्म कर देंगे, और कल से ही हमारा बेटा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, चैप्टर नंबर 3। तो जितने भी नए खिलाड़ी हैं, है ना, कल से थोड़ा सा अलर्ट मोड में आ जाएं और चैप्टर नंबर 3 से हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे, वहीं से समझ पाएंगे। आज तो कछु आओ नहीं होगा। नोट्स आज मत लेना, बाहर कल ले लेना, कल मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। कल से नोट्स ले लेना बाहर से, ठीक है। आओ तब ले लेना। थैंक यू एवरीवन।